तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। ये स्टोरी मुझे पंजाब में जानने को मिली थी। अक्सर मेरा घूमने फिरने का काम लगा रहता है और देखिए परिचय तो अपना होता रहेगा। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जो यहाँ सुनने आए हैं आपको वो सुनाया जाए। तो पंजाब के पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल ने हमारे साथ ये घटना शेयर की है, जहाँ से एक हैरान कर देने वाला और दिल को झंझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया था। आज से कई साल पहले पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही डरावना केस सामने आया था, जिसमें एक तांत्रिक द्वारा किसी ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने की कोशिश की गई थी। उस काले तंत्र विद्या के जरिए उसने घर में एक भयानक पिशाचनी छोड़ दी और फिर उसी पिशाचनी ने अपना कब्जा जमा लिया था। दरअसल उनके घर में एक नई बहू ने अपना कदम रखा था और कुछ ही दिनों में उस बहू ने सबके दिल में अपनी खास जगह बना ली थी। लेकिन उस परिवार में एक ऐसी सदस्य भी थी जो उस नई बहू से जलन और नफरत की भावना रखती थी। वो सदस्य चाची प्रकाश थी। इस घर की खुशियां उनसे देखी नहीं जा रही थी। वो घर के हर सदस्य से नफरत करती थी और इसी नफरत के चलते उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिसे न केवल उस परिवार को भुगतना पड़ा बल्कि चाची को भी इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। साथ ही इससे हमें ये भी पता चलता है कि काले जादू का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। कभी कभी काले तंत्र विद्या से ऐसी भयानक पिशाचनी या डायन से पाला पड़ जाता है जिससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस पिशाचनी से उस परिवार का पाला पड़ा था वो पिशाचनी जिंदा मासूम जानवरों का मांस नोच नोच कर खाती थी और अपनी भूख को शांत करती थी। पर जब परिवार के किसी सदस्य को इसके बारे में पता चला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ऐसा ही डरावना मामला पंजाब के पुलिस स्टेशन में आया था और वहीं के कांस्टेबल ने हमारे साथ ये हादसा शेयर किया था। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तेजी बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसके मनपसंद लड़के से उसकी शादी पक्की कर दी थी। वहीं जस्सी भी इस रिश्ते से बहुत खुश लग रहा था। 23 अक्टूबर को दोनों के रोके के लिए वो मिलते हैं। फिर रोका होने के बाद वो लोग गुरुद्वारे जाते हैं। वहाँ अरदास होती है और दोनों परिवार संबंधी आपस में बातचीत करते हैं। वहीं तेजी और जस्सी भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगते हैं। जस्सी अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ आता है। वो बहुत खुश होते हैं, मगर ये क्या, जस्सी की चाची प्रकाश कुछ परेशान और जलन से भरी नजर आ रही थी, जैसे कि उनकी मर्जी के खिलाफ सारी रस्में की जा रही हों। लेकिन सबके सामने वो कुछ कह नहीं पा रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर सभी की सलाह और मशवरे से 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। तेजी और जस्सी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्रकाश को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि जस्सी की शादी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। जस्सी बहुत खुश था क्योंकि एक तो उसकी शादी पक्की हो गई थी और दूसरा उसका विदेश जाने का वीजा लग गया था। साथ ही वो शादी के बाद तेजी को भी अपने साथ लेकर विदेश जाना चाहता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे ही शादी का दिन नजदीक आने लगता है। तेजी के चेहरे पर नूर आने लगता है। वो बहुत सुंदर दिखने लग गई थी। वहीं प्रकाश हर तरह से प्रयत्न कर रही थी कि किसी प्रकार जस्सी शादी के लिए इनकार कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। फिर वो दिन आ जाता है जिसका तेजी और जस्सी को इंतजार था, यानी 7 नवंबर, जब उनकी शादी होने जा रही थी। तेजी के माता पिता इतने खुश थे कि वो सारी व्यवस्था अच्छी तरह से करना चाहते थे और किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं चाहते थे। फिर बिना किसी रुकावट के उनका विवाह संपन्न हो जाता है। विदाई का समय आता है और तेजी खुशी खुशी अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है। सारी रस्में एक एक करके होती हैं, मगर इन सब में प्रकाश के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो मनहूसियत फैलाने की कोशिश करती है, मगर उसका पति नरेंद्र उसे रोक देता है और उसके साथ सख्ती से पेश आता है। तो वो सोचती है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर तेजी और जस्सी को बाद में आड़े हाथ लूंगी। तेजी और जस्सी अपनी पहली रात अच्छे से एक साथ बिताते हैं। सुबह होती है और तेजी उठकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। सभी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहू बहुत संस्कारी है। मगर जब वो प्रकाश के पास जाती है तो वो बड़ी रूखे तरीके से पेश आती है। ये देखकर तेजी को बहुत बुरा लगता है, मगर वो किसी को कुछ नहीं कह पाती। तेजी के लिए जस्सी का प्यार देखकर प्रकाश चाची को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिन बीतते हैं और तेजी घर का काम संभालने लग जाती है। अब वो दिन नजदीक आ जाता है जिस दिन जस्सी को विदेश जाना पड़ता है। ये सोचकर तेजी बहुत उदास हो जाती है, मगर जस्सी उससे कहता है कि वो उसे भी अपने साथ जल्द ही लेकर जाएगा। वो दिन भी आ जाता है जब जस्सी चला जाता है, लेकिन अब प्रकाश चाची गहरी साजिश रचने लगती है। एक दिन शाम को 4:30 बजे प्रकाश तेजी से कहती है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है और आने में देर हो जाएगी। तेजी ने कहा, जी चाची आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। प्रकाश अपना मकसद सिद्ध करना चाहती थी। वो अपने रास्ते में से तेजी को हटाना चाहती थी, इसीलिए वो एक तांत्रिक बाबा के पास गई। वो बाबा के पास जाकर जानबूझकर झूठ बोलने लगी कि तेजी उसे बहुत परेशान करती है और उससे ठीक व्यवहार नहीं करती, इसीलिए वो परिवार की भलाई के लिए उसे काबू में करना चाहती है। बाबा सारी बात सुन रहा था। सारी बात सुनने के बाद बाबा थोड़ी देर के लिए किसी ध्यान में चले गए। ध्यान से बाहर आने के बाद बाबा कुछ लेने चले गए। प्रकाश वहीं बैठी बाबा के लौटने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बाबा प्रकाश के सामने आकर बैठ जाते हैं
और अगले ही पल प्रकाश के हाथ में एक लाल रंग की पोटली थमा देते हैं। प्रकाश थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है, बाबा ये क्या है? क्या है इस लाल रंग की पोटली में? ये बोलकर प्रकाश जैसे ही देखने के लिए उस लाल रंग की पोटली को खोलने लगती है, तभी वो रोकते हुए उसे कहते हैं, रुको, इसे यहाँ मत खोलो। इस पोटली में एक नींबू और 2 मिर्च हैं। तुम्हें आज रात ठीक 12 बजे इस नींबू और मिर्च को बिस्तर के नीचे रखना होगा, जिस बिस्तर पर तेजी सोती है। फिर अगली सुबह तुम्हें तेजी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, तब समझ जाना कि वो तुम्हारे वश में आ चुकी है। जो भी तुम उसे करने के लिए कहोगी, तेजी वैसा ही करेगी। ये सुनकर प्रकाश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी उसे बाबा आगे कहते हैं, पर ध्यान रहे, काम पूरा हो जाने पर आधी रात 2 बजे तेजी तुम्हारे कमरे में आएगी। वो तुमसे कुछ खाने के लिए मांगेगी। वो जो भी मांगेगी तुम्हें उसे लाकर देना होगा। उसकी भूख शांत करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। अभी भी सोच लो, कर पाओगी? लेकिन प्रकाश अपनी गहरी साजिश में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने बाबा की इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और इन सब के बाद भी हाँ कह दिया। थोड़ी देर बाद प्रकाश चाची उस लाल रंग की पोटली को लेकर अपनी चुनरी में छुपाकर घर लौटती है। पूरा दिन ढल जाने के बाद रात होते ही सभी लोग अपना खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने लगते हैं, लेकिन प्रकाश चाची को रात 12 बजने का इंतजार था। थोड़ी देर बाद रात के 12 बज जाते हैं, तभी घर वाले गहरे नींद में सोए हुए होते हैं, लेकिन प्रकाश चाची ठीक 12 बजने पर अपने कमरे से निकलती है। वो दबे पांव धीरे धीरे तेजी के कमरे में बढ़ने लगती है। तेजी इस वक्त कमरे में गहरी नींद में सोई होती है। उसी बात का फायदा उठाकर चाची प्रकाश बिना आवाज किए दबे पांव तेजी से पास चली जाती है और कुछ ही पलों में प्रकाश चाची उस लाल रंग की पोटली को खोलकर उसी नींबू मिर्च को निकालकर बिस्तर के नीचे रख देती है। ये सब करने के बाद चाची प्रकाश एक कुटिल मुस्कान के साथ तेजी की तरफ देखने लगती है। इस वक्त प्रकाश चाची की आंखों में तेजी के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। आज की रात चैन से सो जा, फिर अगली सुबह तेरी बर्बादी की सुबह होगी, मन ही मन खुद से कहते हुए प्रकाश चाची दबे पांव तेजी के कमरे से बाहर चली जाती है। आधी रात हो चली थी, रात के 2 बज रहे थे। तेजी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन अचानक बिस्तर के नीचे से खटखटाने की आवाज आने लगती है। वो खटखटाने की आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज से तेजी की नींद टूट गई। नींद से उठते हुए तेजी ने यहाँ वहाँ देखा, मगर तेजी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये खटखटाने की आवाज अचानक से किस दिशा से आ रही थी। फिर इससे पहले तेजी उस आवाज को समझ पाती, तभी अचानक तेजी ने बिस्तर पर एक झटका महसूस किया, जिससे तेजी घबराकर एक पल के लिए सहम गई। वो समझ चुकी थी कि ये खटखटाने की आवाज कहाँ से आ रही है। हिम्मत करते हुए तेजी धीरे से नीचे देखने के लिए झुकी और बिस्तर के नीचे झांकने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के नीचे देखा, तभी खटखटाने की आवाज उसी पल थम गई। पर तेजी की आंखें अभी भी बिस्तर के नीचे किसी को ढूंढ रही थी, मगर अंधेरे के कारण उसे बिस्तर के नीचे कोई नहीं दिख रहा था। तेजी सोच में पड़ गई कि अभी अभी तो बिस्तर के नीचे से आवाजें आ रही थी और अब ये आवाजें एकदम से सन्नाटे में क्यों बदल गई? क्या था ये? कहीं मैं नींद में तो नहीं थी? ये विचार लाते हुए तेजी अभी भी हैरानी भरी आंखों से बिस्तर के नीचे झांक रही थी, लेकिन अचानक तेजी को अपने पीछे कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई बिस्तर पर एक औरत उसके पास बैठी हो। तेजी को उसकी चूड़ियों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। तेजी ने डरते हुए पलटकर देखा तो उसे अपने साथ कोई बैठा हुआ नहीं दिखा। लगता है थकान के कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा। ये सोचते हुए तेजी दोबारा से चादर ओढ़कर लेटने लगी, मगर जैसे ही वो चादर ओढ़कर लेटती, तभी एक डरावनी औरत का साया सफेद चादर से बाहर निकलकर तेजी के भीतर समा जाती है और तेजी के शरीर में समाते ही तेजी बिस्तर पर बुरी तरह झटपटाने लगती है और वो थोड़ी देर में शांत होकर बेहोश हो जाती है। अगले सवेरे प्रकाश अपने कमरे से निकलकर तेजी को देखने गई, लेकिन देखने पर तेजी तो बिल्कुल ठीक दिख रही थी। प्रकाश ने देखा तेजी अपनी सास के साथ रसोई में खाना बना रही थी और दोनों सास बहू में थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चल रही थी। ये देखकर प्रकाश की उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया हो। उसने क्या सोचा था और क्या देखने को मिला? ये क्या, रसोई में ये दोनों सास बहुए एक दूसरे से कितने अच्छे से पेश आ रहे हैं। तेजी तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, पर बाबा ने कहा था कि अगले दिन तेजी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, मगर मुझे तो कोई अजीब बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। कहीं वो बाबा मुझे बेवकूफ तो नहीं बना गया। यही सोचते हुए प्रकाश चुपके से तेजी के कमरे में गई। कमरे के अंदर जाते ही प्रकाश ने बिस्तर के नीचे देखा। बिस्तर के नीचे अभी भी वही नींबू और 2 मिर्च पड़े हुए थे, पर अब वो नींबू पूरी तरह से सड़कर काला हो गया था। कुछ ऐसा ही हाल उन 2 मिर्चों का भी था। प्रकाश ये देखकर हैरान रह गई और हैरान होते हुए सोचा, कल रात जब मैंने इस बिस्तर के नीचे वही नींबू मिर्च रखे तो ये नींबू एकदम ताजा था और हरा नजर आ रहा था, पर ये तो अब पूरी तरह से सड़ चुका है। लगता है कल रात कुछ हुआ था, पर अगर कुछ हुआ भी था तो तेजी पर असर क्यों नहीं दिख रहा? ये सोचकर प्रकाश परेशान हुए जा रही थी, क्योंकि वो कैसे भी करके तेजी को इस घर में बुरा बनाना चाहती थी।
लेकिन इतने कोशिशें करने के बाद भी तेजी पर कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रकाश ने एक बात गौर नहीं की। तेजी बार बार प्रकाश चाची को घूरे जा रही थी और बार बार प्रकाश के करीब आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रकाश ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और अगले पल वो मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। अपने सास ससुर के साथ तेजी का घुलना और बातचीत करना प्रकाश को काफी खटक रहा था। परिवार में आपसी प्यार देखकर प्रकाश के तन बदन में आग लग रही थी। मन ही मन प्रकाश अब उस बाबा को कोसे जा रही थी। वो बाबा मुझे नींबू मिर्च के नाम पर बेवकूफ बना गया और मेरा काम भी नहीं हुआ, ये सोचकर प्रकाश अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। तेजी भले ही सबके साथ सामान्य तरीके से पेश आ रही थी, मगर एक चीज अजीब थी जो अब तक किसी ने गौर नहीं की थी। तेजी का ध्यान इस वक्त बार बार प्रकाश की ओर जा रहा था। प्रकाश पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, मगर तेजी बार बार प्रकाश के कमरे की तरफ देखे जा रही थी, जैसे प्रकाश के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। दिन से शाम हो गई, लेकिन प्रकाश अभी भी अपने कमरे में थी। लेकिन प्रकाश को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि कोई है जिसकी नजर प्रकाश पर सबसे ज्यादा टिकी है। थोड़ी देर बाद तेजी शाम की चाय देने प्रकाश के कमरे में जाती है। तेजी को कमरे में आता देखकर प्रकाश उसे रूखे सुर में जाने के लिए कहती है, लेकिन प्रकाश नहीं जानती थी कि उसके सामने तेजी नहीं बल्कि कोई और है जो तेजी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। प्रकाश ने एक बार फिर से रूखे सुर में कहा, बोला ना नहीं है मेरा मन चाय पीने का। प्रकाश के इतना कहते ही अचानक तेजी के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से तेजी प्रकाश को घूरने लगती है। प्रकाश ये देखकर डर गई। वो सोचती है कि ये अचानक तेजी को क्या हुआ। प्रकाश ने शायद पहली बार तेजी को इतने गुस्से के रूप में देखा, जिससे प्रकाश की बोलती बंद हो गई। इतने में चाय का कप हाथ में लिए तेजी वापस कमरे से बाहर चली गई, मगर जाते जाते प्रकाश के मन में सवाल छोड़ गई। मैंने जो तेजी के चेहरे पर गुस्सा देखा वो कोई आम गुस्सा नहीं था, कुछ और था जिसे शायद मैं समझ नहीं पाई। कहीं ये कल रात का सर तो नहीं, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। प्रकाश ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। देखते देखते शाम भी बीत गई और रात होने पर सभी अपने कमरे में जाकर सोने लगे। प्रकाश और देवेंद्र भी अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन आधी रात के समय एक बार फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे प्रकाश के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस काले जादू का ये अंजाम होगा। सभी अपने कमरों में गहरी नींद में सो रहे थे। हर तरफ शांति छाई हुई थी। लेकिन रात के 2 बजे तेजी की आंखें एकदम से खुल गई। आंखें खुलते ही तेजी उठकर कमरे से बाहर चली गई। अपने कमरे से बाहर आकर तेजी ने एक कमरे की तरफ रुख किया जहां प्रकाश और देवेंद्र सो रहे थे। सन्नाटे भरे माहौल में पायल की आवाज ठनकाते हुए तेजी प्रकाश के कमरे के अंदर बढ़ गई। प्रकाश इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी और साथ ही प्रकाश के साथ उसका पति देवेंद्र भी सो रहा था। दोनों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि तेजी इतनी रात के समय उन दोनों के कमरे में मौजूद खड़ी थी और बड़ी ही अजीब नजरों से बिना पल के झपकाए प्रकाश की ओर घूर रही थी। अजीब नजरों से घूरते हुए अब तेजी प्रकाश के करीब आ रही थी और अपना चेहरा प्रकाश के चेहरे के नजदीक ले जा रही थी। प्रकाश के कानों में अब किसी की गहरी सांस लेने की आवाजें गूंजने लगी। इस आवाज से प्रकाश की नींद टूट गई। लेकिन जैसे ही प्रकाश ने आंखें खोलते हुए अपने सामने देखा तो उसे तेजी की 2 बड़ी घूरती हुई आंखें दिखाई दी। ये देखकर प्रकाश डर से एकदम उठ खड़ी हुई। प्रकाश ने कहा, ये क्या तरीका है कि तुम आधी रात के समय किसी के कमरे में यूं घुस जाओगी और अजीब तरीके से देखोगी? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? इतने में देवेंद्र नींद से करवट बदलने लगा। इससे पहले प्रकाश अपने पति को उठा पाती, तभी तेजी ने प्रकाश के मुंह पर हाथ रख दिया और चुप रहने का इशारा किया। प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि ये देखकर आखिर तेजी उसके साथ क्या करना चाह रही थी। प्रकाश हैरान होकर ये सोच रही थी, तभी तेजी ने उसे अपने पीछे चलने के लिए कहा, जिससे प्रकाश और भी हैरान हो गई। लेकिन वो अब भी जानना चाहती थी कि तेजी उसे कहाँ ले जाना चाह रही है। इतने में तेजी एक बार फिर पायल की आवाज ठनकाते हुए मुख्य दरवाजे की ओर रुख करने लगी। ना जाने क्यों ये देखकर प्रकाश को भी अब थोड़ा सा डर लगने लगा था। अपने कदम बढ़ाते हुए प्रकाश तेजी के पीछे पीछे चलने लगी। पीछे चलते हुए प्रकाश ने देखा कि तेजी अब मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर जा रही है। प्रकाश ने खुद से कहा, अब ये बाहर क्यों चली गई? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? इतना सोचते हुए प्रकाश एक बार फिर अपने कदम बढ़ाते हुए बाहर की तरफ रुख करने लगी। बाहर चारों ओर अंधेरा था और इस गहरी रात में खाली सुनसान सड़कें दिखाई दे रही थी। उन सुनसान खाली सड़कों पर कुछ गली के कुत्ते अचानक तेजी को देखकर अजीब तरह से भौंकने लगे। लेकिन तेजी बिना परवाह किए बस आगे बढ़ती जा रही थी। पूरे मोहल्ले में अब सिर्फ पायल की छनक और कुत्तों के भौंकने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तेजी के कदम बाहर रखते ही जैसे चारों तरफ डर का माहौल छा गया था और प्रकाश ये सब होते हुए देख रही थी। प्रकाश बिना रुके अब तेजी के पीछे पीछे चलती जा रही थी। लेकिन तेजी अब काफी आगे निकल चुकी थी और अब वो प्रकाश को दिखना बंद हो गई थी। आगे काफी अंधेरा था। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने तेजी को निगल लिया हो। अरे अभी तो ये मेरी नजरों के सामने थी, कहाँ चली गई? खुद से कहते हुए प्रकाश अंधेरे में गलियों की तरफ झांकने लगी।
खैर मुझे क्या, ये तो अच्छा मौका है सभी घर वालों को बताने का कि तेजी आधी रात के बीच कहीं बाहर खाली सड़कों पर निकल गई है, बिना सर पर दुपट्टा ओढ़े। मन में ये विचार लाकर प्रकाश जैसे ही लौटने के लिए पीछे पलटी तो उसकी आंखें अचानक खौफ से बड़ी हो गई। सामने तेजी खड़ी नजर आ रही थी और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। उसके दांत खून से लाल हो चुके थे। उसके लंबे बाल अजीब तरह से हवा में लहरा रहे थे। देखने में तेजी इतनी डरावनी लग रही थी कि प्रकाश भी ये देखकर डर से कांप गई। प्रकाश ने सहमी आवाज में पूछा, अरे तुम तो काफी आगे निकल चुकी थी, तो अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई? और ये तुम्हारे मुंह से खून कैसे बह रहा है? प्रकाश के इतना सवाल करते ही तेजी किसी शैतान की आवाज में हंसने लगी। तेजी को इस तरह हंसता हुआ देखकर प्रकाश और भी ज्यादा डर गई। अगले पल तेजी ने प्रकाश को जवाब देते हुए कहा, इतना चौंकने की क्या जरूरत है? भूल गई क्या? तूने ही तो मुझे तेजी के शरीर में भेजा था अपना काम पूरा करवाने के लिए। मैं तेजी के शरीर पर पूरा कब्जा कर बैठी हूँ। बोल, क्या करवाना है मुझसे? अगर तू बोले कि तेजी की दोनों टांगे तोड़ दे तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। इतना बोलते ही तेजी जोर जोर से शैतान की आवाज में हंसने लगी। प्रकाश के चेहरे पर अब डर की जगह एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। अब वो जो चाहे कर सकती थी। प्रकाश ने कहा, मतलब बाबा का तंत्र मंत्र काम कर गया? तेजी अब पूरी तरह से मेरे वश में आ चुकी है। मैं इससे जो चाहे वो करवा सकती हूँ और किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। ये सोचते हुए प्रकाश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। अब वो जो चाहे कर सकती थी। प्रकाश ने कहा, अभी कुछ मत करना जब तक कि मैं तुम्हें कुछ करने के लिए ना कहूँ। फिलहाल आज की रात शांति से बीत जाने दो। कल सुबह तुम घर में मातम जैसा माहौल बना देना। इस पर तेजी ने भारी आवाज में कहा, जानती हूँ, इसीलिए आज पूरा दिन कुछ नहीं किया, बस तेरे बोलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन याद रहे, मैं तेरे सारे काम कर दूंगी, लेकिन बदले में तुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा। इस पर प्रकाश ने पूछा, क्या करना होगा? हर रात के 2 बजे मुझे जिंदा जानवर के मांस और खून से मेरी भूख और प्यास शांत करनी होगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ, तू ये सोच भी नहीं पाएगी। इतना सुनते ही प्रकाश ने कहा, जिंदा जानवर का कच्चा मांस और खून तुम्हें लाकर देना होगा, वो भी आधी रात के समय। मैं अकेले ये कैसे कर पाऊंगी? इस पर तेजी ने प्रकाश पर घुर्राते हुए कहा, देख, हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुझे अपना काम करवाना है तो बदले में आधी रात के समय मेरी भूख शांत करनी होगी। मैं एक पिशाचनी हूँ जो इस वक्त तेजी के शरीर पर कब्जा कर बैठी हूँ। मेरी भूख सिर्फ जिंदा जानवर के मांस और खून से ही शांत होगी। आज मैंने तेरा कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद अकेले जाकर अपनी भूख शांत कराई हूँ। एक कुत्ते के मांस को अपने लंबे नाखूनों से फाड़कर उसे खा गई और अपनी भूख शांत की, लेकिन कल से तुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इतना कहते ही तेजी वापस घर की ओर रुख करने लगी। तेजी की ये कही हुई बात सुनकर प्रकाश अंदर तक हिल गई, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए प्रकाश को ये जोखिम भी उठाना था। पर वो ये नहीं जानती थी कि आगे जाकर इसका परिणाम कितना भयानक होगा। लेकिन अगले दिन प्रकाश के इस षड्यंत्र से और तेजी के अंदर बसे खौफनाक पिशाचनी से सभी घरवाले इसका शिकार होने वाले थे, जिससे सभी लोग अनजान थे। अगले दिन से प्रकाश के एक इशारे से घर में डर का माहौल छाने वाला था। अगली सुबह प्रकाश का पति देवेंद्र और तेजी के ससुर जी जसवंत काम पर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर पर सिर्फ जस्सी की माँ गुरप्रीत, प्रकाश चाची और इस परिवार की बहू तेजी रह गई थी। एक दिन भरी दोपहर में गुरप्रीत अपनी बहू तेजी को अपने पांव दबाने के लिए अपने कमरे में बुलाती है। प्रकाश इस मौके का फायदा उठाती है। प्रकाश धीमी आवाज में तेजी के कान में कुछ कहती है, जिससे तेजी अच्छे से समझ जाती है कि आगे उसे क्या करना है। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए तेजी अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है और उधर प्रकाश अपने कमरे में यही सोचकर खुश होती है कि मुझे और मेरे पति को इस जायदाद से बेदखल किया गया था, अब सबको भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ तेजी अपनी सास गुरप्रीत के पैर दबा रही होती है। गुरप्रीत भी आराम से लेटकर सेवा का आनंद ले रही थी, लेकिन अचानक कुछ ही पलों में गुरप्रीत को अपने पैरों में अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है, जैसे किसी ने अपने तीखे लंबे दांत उसके पैरों में गड़ा दिए हों। धीरे धीरे वो दर्द और तेज होने लगता है। अरे बहू, ये कैसे पैर दबा रही हो? मेरे पैर दुख रहे हैं। इतना कहते ही गुरप्रीत ने जैसे ही अपनी बहू तेजी की तरफ देखा तो वो डर के मारे बुरी तरह से चौंक गई। गुरप्रीत ने देखा तेजी अपने नुकीले दांतों से अपनी सास के पैर में गड़ाकर खून पी रही थी, जैसे कोई जानवर अपने दांत मांस में गड़ाकर खून पी रहा हो। गुरप्रीत ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, बहू ये क्या कर रही है तू? छोड़ मेरा पैर। ये कहते हुए गुरप्रीत ने अपना पैर छुड़वाने के लिए दूसरे पैर से लात मारकर बहू को तेजी से धक्का दे दिया, जिससे तेजी जमीन पर जा गिरी। गुरप्रीत के दाएं पैर पर दांत गड़ने का निशान बन चुका था और उसमें से खून बह रहा था। लेकिन तभी गुरप्रीत ने यह भी गौर किया कि अचानक तेजी कमरे में दिखाई नहीं दे रही है। अरे ये बहू कहाँ चली गई? मैंने तो उसे यहाँ से जाते हुए देखा ही नहीं। बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? गुरप्रीत की आवाज देने पर भी तेजी कहीं नजर नहीं आ रही थी। खैर अपने कमरे में चली गई होगी, उसे आराम करने देती हूँ, वरना फिर कोई पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी। ये कहकर गुरप्रीत वापस बिस्तर पर लेट गई।
लेकिन बिस्तर पर लेटते ही गुरप्रीत की नजरें ऊपर सामने की ओर दीवार पर चली गई। लेकिन उन्होंने जो देखा वो किसी की भी रूह कपा सकता था। ऊपर दीवार पर तेजी किसी छिपकली की तरह रेंगती हुई नजर आ रही थी और छिपकली की तरह रेंगते हुए अपनी सास को लाल आंखों से घूर रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर गुरप्रीत जैसे चिल्लाने को हुई। तभी तेजी नीचे छलांग लगाते हुए अपनी सास की छाती पर जा बैठी। तेजी के लंबे खुले बिखरे बाल अजीब तरह से यहाँ वहाँ लहरा रहे थे। सामने का मंजर इतना खौफनाक था कि गुरप्रीत ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुरप्रीत के लिए ये जैसे एक डरावना सपना था। गुरप्रीत डर के मारे चिल्ला पड़ी। गुरप्रीत की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। गुरप्रीत की चीखें सुनकर प्रकाश के दिल को जैसे ठंडक पड़ गई। वो जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था। प्रकाश अब अनजान बनने का नाटक करने लगी। गुरप्रीत की चीख सुनकर प्रकाश दौड़ती हुई गुरप्रीत के कमरे में जा पहुंची। कमरे में जाकर देखा तो गुरप्रीत बिस्तर पर आंखें बंद किए डर से बुरी तरह छटपटा रही थी और सामने तेजी शांत खड़ी थी। प्रकाश ने गुरप्रीत को शांत करते हुए कहा, सुनिए, आंखें खोलिए अपनी, क्या हुआ है आपको? प्रकाश की आवाज सुनते ही गुरप्रीत ने अपनी आंखें खोली। डर से गुरप्रीत का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें भी डर से फूल रही थी। लेकिन जब सामने खड़ी तेजी को गुरप्रीत ने देखा तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बहू नहीं, एक डायन है। ये अभी थोड़ी देर पहले ऊपर दीवार पर छिपकली की तरह रेंग रही थी और मेरी छाती पर बैठी हुई थी। ले जाओ इसे यहाँ से। ये कहते हुए गुरप्रीत के शब्द डर से थरथरा रहे थे। वो इस वक्त काफी घबराई हुई थी। इस पर तेजी ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा, अरे मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपके पाँव दबा रही थी। वो तो आपने मुझे लात मारकर धक्का दे दिया और आप मुझे ऐसी बातें बोल रही हैं। इस पर गुरप्रीत ने कहा, नाटक मत कर बहू, तो थोड़ी देर पहले मेरे पैर में अपने दांत गड़ाकर मेरा खून चूस रही थी। ये कहते हुए गुरप्रीत प्रकाश को दांत गड़ाने के निशान दिखाने लगी। लेकिन देखने पर अब ऐसा कोई निशान नजर नहीं आ रहा था, जिससे गुरप्रीत और भी ज्यादा हैरान हो गई। गुरप्रीत ने कहा, अरे मेरे पाँव में अभी ताजा निशान बना हुआ था और उससे खून भी निकल रहा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इस पर प्रकाश ने कहा, अरे हो सकता है कि आपने कोई डरावना सपना देख लिया हो और शायद इसी वजह से आपने तेजी को लात मार दिया हो। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इस बारे में ज्यादा न सोचें और आराम कर लें। मैं तेजी को उसके कमरे तक छोड़ कर आती हूँ। इतना कहकर प्रकाश तेजी को गुरप्रीत के कमरे से ले जाती है, मगर दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। गुरप्रीत की ये हालत देखकर प्रकाश मन ही मन खुश हो रही थी और सामने अनजान बनने का नाटक कर रही थी। अपने घटिया इरादे को कामयाब होता देखकर प्रकाश के कलेजे को ठंडक पड़ रही थी। मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अगले पल तेजी ने कहा, मैंने तेरा काम कर दिया है। तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब बस आज रात को 2 बजे मुझे जिंदा बकरा लाकर देना। आज मैं अपनी भूख उस जिंदा बकरे को खाकर शांत करूंगी। इतना बोलकर तेजी अपने कमरे में चली जाती है। पर प्रकाश अब सोच में पड़ जाती है कि जिंदा बकरा आखिर कहां से लेकर आऊं। दूसरी तरफ गुरप्रीत भी गहरी सोच में पड़ गई थी कि क्या सच में बहू को दीवार की छत पर छिपकली की तरह रेंगते हुए देखा था या ये एक डरावना सपना था। लगता है प्रकाश सही कह रही थी। जरूर मैंने कोई डरावना सपना देखा होगा, क्योंकि जब आंख खोलकर देखा तो बहू एकदम शांत खड़ी थी। मैंने उस बेचारी को बिना बात के नींद में लात मार दी होगी। यही सोचते हुए गुरप्रीत जी खुद को समझा रही थी। पूरा दिन बीतने के बाद शाम हो जाती है। शाम होते ही जसवंत और देवेंद्र काम से घर लौट आते हैं। घर में सभी मौजूद थे, लेकिन देवेंद्र को अपनी पत्नी प्रकाश इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रही थी। देवेंद्र ने गुरप्रीत से पूछा, ये प्रकाश किधर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। गुरप्रीत ने कहा, कह रही थी किसी काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, पर शाम हो गई है, अब तक घर नहीं आई, ना जाने कहाँ रह गई। इतना कहते ही अचानक प्रकाश भी घर लौट आती है। घर में कदम रखते ही देवेंद्र उससे पूछता है, सारा दिन कहाँ थी तुम? प्रकाश ने सवाल को टालते हुए कहा, कुछ जरूरी काम था। अच्छा छोड़िए, आप बताइए आपका दिन कैसा रहा? ये पूछते ही प्रकाश ने देवेंद्र को अपनी बातों में लगा लिया और देवेंद्र के सवाल से भी बच गई। दरअसल प्रकाश आज रात के लिए एक जिंदा बकरे का बंदोबस्त करने गई थी, लेकिन प्रकाश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसे कितना भयानक दृश्य का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी रूह को भी कपा देगा। हर रात की तरह सभी घरवाले चैन से सो रहे थे। घर में हर तरफ शांति थी, लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल में रात के 2 बजे तेजी एक बार फिर पायल छनकाते हुए बाहर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। पायल की छनकार सुनकर प्रकाश एकदम से उठ खड़ी होती है और तेजी के पीछे चल देती है। बाहर घना अंधेरा था। बाहर की सड़कें बिल्कुल शांत और खाली थी। हवाओं में भी अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। पेड़ों से झड़ते पत्ते हवा से टकराते हुए यहाँ वहाँ गिर रहे थे। एक अजीब सा डर भरा माहौल बना हुआ था और उस डर के माहौल में प्रकाश के कदम अब लड़खड़ा रहे थे। उसमें आगे बढ़ने की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तेजी के बार बार इशारे पर प्रकाश को अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ रहे थे। तेजी इसी तरह प्रकाश को अपने पीछे चलने के लिए कहती रही और आगे बढ़ती रही। तभी तेजी एक जगह पर रुक गई और सामने उस बकरे को घूरने लगी।
वो वही बकरा था जो प्रकाश ने उसे इस दिन के लिए पशु बाजार से खरीदा था। वो बकरा इस वक्त किसी पिंजरे में कैद था। तेजी उसे एक भूखे जानवर की तरह घूर रही थी। बकरे को घूरते हुए तेजी के मुंह से लार टपक रही थी। अगले ही पल प्रकाश वहां आ जाती है और तेजी से कहा, ये वही बकरा है, मैंने इसे इस पिंजरे में कैद रखा है जहाँ कोई आता जाता ना हो। तभी तेजी ने प्रकाश को भारी आवाज में कहा, आज से हर रात तुम्हें मेरे लिए एक जिंदा जानवर लाकर इस पिंजरे में रखना होगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि ये वक्त मेरी भूख शांत करने का वक्त है। प्रकाश अब वहाँ से जाने लगती है, मगर ना जाने क्यों वो एक बार देखना चाहती थी कि तेजी उस जिंदा बकरे का क्या हाल करेगी। थोड़ी दूर जाकर प्रकाश एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उस पेड़ के पीछे से तेजी को हैरान भरी नजरों से देखने लगती है। देखते वक्त प्रकाश के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे वो जानती हो कि आगे क्या देखने को मिलेगा। प्रकाश चुपके से देख रही होती है। तभी अगले पल तेजी किसी जानवर की तरह भारी आवाज में घुर्राते हुए उस बकरे के पास जाने लगती है। पिंजरे में कैद पड़ा बकरा मौत को अपने करीब आता हुआ देख पा रहा था। तेजी अपने भारी कदम उस बकरे की तरफ बढ़ा रही थी। कुछ ही पलों में देखते ही देखते तेजी उस पिंजरे को खोलकर किसी खूंखार जानवर की तरह उस बकरे पर बुरी तरह टूट पड़ती है। ये देखते ही प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रकाश की आंखों के सामने तेजी उस जिंदा बकरे की गर्दन को बुरी तरह मोड़कर उसके शरीर से अलग कर देती है और अपने नाखूनों से उस बकरे के शरीर के हिस्से को पूरी तरह से खींचते हुए उसके मांस को जानवर की तरह खाने लगती है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य प्रकाश के होश उड़ा चुका था। पेड़ के पीछे खड़े होकर प्रकाश के पैर अब बुरी तरह से कांप रहे थे। धीरे धीरे तेजी उस बकरे को चीर फाड़ कर चबाई जा रही थी। तेजी का आधा चेहरा बकरे के खून से लाल हो चुका था। ये भयानक मंजर देखकर अब प्रकाश वहाँ खड़ा नहीं हो पा रही थी। खौफ से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ये तेजी नहीं हो सकती, ये तो सच में एक पिशाचनी है जो तेजी के शरीर में वास कर चुकी है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सोचा था बाबा ने उसे नींबू मिर्च के जरिए किसी आम बुरी आत्मा को भेजेगा, पर ये तो पिशाचनी है, एक डायन। ये सोचकर प्रकाश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो जान गई थी कि उसने गलती कर दी है, मगर यहाँ तक पहुँचने के बाद प्रकाश चाहकर भी अपने कदम वापस नहीं ले सकती थी और अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था तेजी के अंदर बसे पिशाचनी का सामना करना, जो कि किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। प्रकाश की आंखों के सामने तेजी अभी भी जानवरों की तरह उस बकरे को खाए जा रही थी। उससे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो दबे पांव वहाँ से निकल गई। प्रकाश हांफते हुए घर के अंदर बढ़ती है। इस वक्त डर के मारे प्रकाश की हालत बहुत खराब थी। ये तो राक्षस है, कोई आम बुरी आत्मा नहीं। वो बाबा मुझे किसी पिशाचनी के साथ छोड़ गया। ये सोचते हुए प्रकाश बहुत घबराई हुई थी, लेकिन यहाँ तक आने के बाद प्रकाश अब अपने कदम पीछे नहीं कर सकती थी और ना ही वो पिशाचनी से निजात पा सकती थी। उसे पिशाचनी के जरिए अपने मकसद को आगे ले जाना था। अब मुझे सावधान रहकर इस पिशाचनी के जरिए अपने काम को अंजाम तक पहुँचाना होगा। खुद से फैसला करते हुए प्रकाश अपने कमरे में लौट गई। अगली सुबह सब कुछ शांत और सामान्य नजर आ रहा था। प्रकाश बड़ी हैरानी से तेजी को अपनी सास के साथ रसोई में काम करते हुए देख रही थी। इस वक्त तेजी के चेहरे पर नूर आया हुआ था। अपनी भोली मुस्कान से सास ससुर का दिल जीत रही थी। ये देखकर प्रकाश को कल रात का भयानक मंजर याद आ गया। उस बकरे की गर्दन को शरीर से उखाड़ देना, उसे चीर फाड़ कर खाना, एक एक चीज को याद करके प्रकाश अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। उसे इस वक्त तेजी का मासूम चेहरा भी डरावना लग रहा था। तेजी जैसे ही प्रकाश की तरफ देखती है, उसी पल प्रकाश अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अब वो तेजी से इस हद तक घबराई हुई थी। प्रकाश के चेहरे पर डर देखकर तेजी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अचानक मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सबको सुनाई देने लगी और सभी घर वालों की नजर उस मुख्य दरवाजे पर चली गई। सामने देखकर सभी के चेहरे पर रौनक आ गई। दरवाजे के बाहर जस्सी खड़ा होता है, जो विदेश से घर वापस आया था। उसके आते ही घर में खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन जस्सी तो एक ही इरादे से वापस आया था, वो अपने साथ तेजी को विदेश ले जाने आया था। कुछ दिन घर में रहकर वो अपनी पत्नी तेजी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जस्सी को सामने पाकर तेजी के चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं दिख रहा था। बाकी घर वालों की तरह जस्सी भी इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी तेजी के शरीर में एक शक्तिशाली पिशाचनी ने कब्जा कर रखा है। प्रकाश भी जस्सी को सामने पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जस्सी को गले लगाते हुए गुरप्रीत ने कहा, अरे बेटा इतनी जल्दी घर लौट आया। इस पर जस्सी ने कहा, हाँ मैं कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी तेजी को विदेश ले जाऊंगा। मैंने तेजी से वादा किया था कि बहुत जल्दी मैं उसे लेने आऊंगा और आखिरकार मैं अपनी पत्नी को लेने आ गया और साथ ही आप सभी को भी सरप्राइज दे दिया। इसीलिए यहाँ आने की मैंने आप लोगों को खबर नहीं दी थी। सभी घर वाले ये सुनकर बड़े खुश हुए, लेकिन इस घर की खुशी प्रकाश को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगले ही पल उसने तेजी के पास जाकर धीमी आवाज में कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिससे खुशियों का माहौल मातम में बदल जाए। पूरा घर जैसे जस्सी के आने से खुशी मना रहा था। तेजी अपनी सास के कहने पर रसोई में जस्सी के पसंद का कुछ बना रही थी।
पर रसोई के बाहर खड़े होकर जस्सी बार बार तेजी को प्यार भरी नजरों से निहार रहा था। लेकिन तेजी के इरादे कुछ और ही कह रहे थे। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। जस्सी बड़े ही शौक से तेजी के हाथ का बना खाना खा रहा था। वो सब्जी जैसे सिर्फ जस्सी के लिए ही बनी थी और तेजी के हाथ से बनी सब्जी को जस्सी उंगलियां चाट चाट कर खा रहा था। लेकिन खाने के कुछ देर बाद ही जस्सी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। घर वाले जस्सी के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगे, मगर जस्सी की ये हालत देखकर तेजी और प्रकाश के चेहरे पर शैतान भरी मुस्कान आ गई। सभी के उठाने पर भी जस्सी बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। जस्सी के पिता जसवंत और देवेंद्र दोनों जस्सी को तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। थोड़ी देर बाद प्रकाश ने अकेले में तेजी से पूछा, आज तो तूने कमाल कर दिया। जस्सी की सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था जिससे जस्सी की ये हालत हो गई? तेजी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं पिशाचनी हूँ, मैं अपनी मायावी शक्ति से कुछ भी कर सकती हूँ। देख, तेरे एक बार बोलने पर मैंने ये कर दिया, मगर इसके लिए तुझे आज रात भी मेरे लिए एक जिंदा जानवर का इंतजाम करना होगा। मेरी भूख कल रात की तरह शांत करनी होगी। प्रकाश के लिए अब ये एक सरदर्द भरा काम था, मगर वो जान गई थी कि बदले में वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती थी। इतने में जसवंत और देवेंद्र जस्सी को घर लेकर आते हैं और उसे कमरे तक छोड़ते हैं। जस्सी की हालत काफी कमजोर लग रही थी। गुरप्रीत ने अपने पति जसवंत से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या हुआ है मेरे बेटे को? जिस पर जसवंत ने कहा, डॉक्टर ने कहा है फूड पॉइजनिंग की वजह से ये सब हुआ है, मगर अब वो खतरे से बाहर है और उसे बस अब आराम की जरूरत है। फूड पॉइजनिंग का नाम सुनकर गुरप्रीत का शक तेजी पर चला गया। गुरप्रीत ने तेजी को फटकार लगाते हुए कहा, क्या मिलाया था तूने मेरे बेटे की सब्जी में? इस पर तेजी ने सफाई देते हुए कहा, मुझसे कोई भी सवाल करने से पहले एक बार आप इन सब्जी को देख लीजिए, कीड़े निकल रहे हैं इसमें से। सब्जी वाले ने आपको पुरानी और खराब सब्जी दी है और आप मुझ पर ही शक कर रही हैं। मैं भला अपने पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? तेजी की इस बात से गुरप्रीत चुप रह गई, पर ना जाने क्यों उसे तेजी में बदलाव देखने को मिल रहा था। जसवंत ने बीच में बोलते हुए दोनों से कहा, छोड़ो इन सब बातों को, हमें अभी सिर्फ अपने बेटे जस्सी पर ध्यान देना होगा। कई दिनों तक यही चलता रहा। हर बड़ी दोपहर में कुछ ना कुछ गलत जरूर होता रहता था। धीरे धीरे अब घर में मातम सा छाने लगा। जस्सी की हालत में भी काफी फर्क आ गया था। हर वक्त जस्सी बीमार और कमजोर पड़ने लगा। प्रकाश पिशाचनी के साथ मिलकर इस घर में अपना कहर बरसाती रही। प्रकाश का काम करने के बाद तेजी हर रात 2 बजे बाहर अपनी भूख शांत करने के लिए निकल जाया करती थी और प्रकाश हर बार उसी सुनसान जगह पर एक जिंदा बकरा या जिंदा मुर्गा पिंजरे में कैद करके चली आती थी। कई दिन ऐसा चलता रहा, मगर एक रात देवेंद्र ने बीच रात में उठकर तेजी को बाहर जाते हुए देख लिया। तेजी को आधी रात के समय बाहर जाते देख देवेंद्र अपनी प्रकाश को उठाने लगा। प्रकाश उठो उठो, अभी तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। प्रकाश ने उठते हुए पूछा, क्या हुआ, आपने मुझे इस वक्त क्यों उठाया? देवेंद्र ने कहा, मैंने अभी अभी तेजी को बाहर जाते हुए देखा, वो बाल खुले करके बिना दुपट्टा ओढ़े कहीं बाहर निकल गई। ये सुनकर प्रकाश के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। प्रकाश ने मन ही मन सोचा, हाय रब्बा, देवेंद्र को भी पता चल गया कि तेजी आधी रात के समय बाहर जाती है, अब मैं क्या करूं? प्रकाश हैरान होकर ये सब सोच रही थी। देवेंद्र ने कहा, अरे सोच क्या रही हो, चलो मेरे साथ, हमें बाकी घर वालों को भी इस बारे में बताना चाहिए। या फिर ऐसा करते हैं, मैं तेजी का पीछा करता हूँ, तुम मेरे लौटने तक सभी घर वालों को इस बारे में बता देना। इस पर प्रकाश ने रोकते हुए कहा, अरे रहने दो ना, वो अपने आप आ जाएगी, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस बारे में कल सुबह सबको बता देंगे, अभी आप सो जाओ। इस पर देवेंद्र ने कहा, ऐसे कैसे सो जाऊं, समय देखा है, रात के 2 बजे हैं, क्या ये भी कोई वक्त है बाहर अकेले निकलने का, वो भी खाली सड़कों पर? क्या तुम्हें ये जरा भी अजीब नहीं लगता? इस सवाल से प्रकाश चुप रह गई। देवेंद्र ने आगे कहा, मैं कई दिनों से गौर कर रहा हूँ, तेजी के बर्ताव में कुछ तो बदलाव आया है। गुरप्रीत जी भी यही कह रही थी, वो तो तेजी के माता पिता से भी इस बारे में बात करना चाह रही थी, पर बात साबित करने के लिए हम क्या बोलते, मगर इस बार कहने के लिए और पूछने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए मैं तेजी का पीछा करने जा रहा हूँ। इतना कहकर देवेंद्र प्रकाश का हाथ छुड़वाकर मुख्य दरवाजे से निकल गया। प्रकाश अब काफी घबराई हुई थी, ये सोचकर कि अगर देवेंद्र ने तेजी का वो रूप देख लिया तो पता नहीं क्या होगा, वो क्या कर बैठेगी। यही सोचते हुए प्रकाश भी बाहर चली गई, मगर बाहर कदम रखते ही अब उसे ना देवेंद्र दिखाई दे रहा था और ना ही तेजी, जिससे साफ पता चल रहा था कि दोनों काफी आगे निकल चुके थे। प्रकाश अपने कदम तेज करते हुए आगे निकल गई। देवेंद्र धीरे कदमों से चलते हुए तेजी का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो काफी आगे निकल चुका था। प्रकाश भी दोनों को ढूंढती हुई आगे बढ़ रही थी। चलते चलते तेजी एक सुनसान जगह पर रुक गई। तेजी को एक जगह पर ठहरता हुआ देख देवेंद्र ने भी अपने कदम वहीं रोक दिए और एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। उस पेड़ के पीछे छुपते ही देवेंद्र ने तेजी पर नजर रखनी शुरू कर दी। अगले पल देवेंद्र ने ध्यान से देखा कि तेजी के ठीक सामने एक पिंजरा पड़ा है, जिसमें एक जिंदा मुर्गा कैद है। ये देखकर देवेंद्र सोच में पड़ गया कि आखिर तेजी इस जिंदा मुर्गे के साथ क्या करने वाली है।
देवेंद्र की नजरें जैसे सिर्फ तेजी पर ही अटक गई थी, मगर अगले पल जो देवेंद्र ने देखा उसकी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई। तेजी उस जिंदा मुर्गे की गर्दन बेरहमी से तोड़ते हुए उसका सारा खून पीने लगी। ये भयानक नजारा देखकर देवेंद्र की चीख निकल गई। देवेंद्र की चीख सुनकर तेजी ने मुड़कर उस पेड़ की तरफ देखा जहां उस पेड़ के पीछे देवेंद्र खड़ा था। तेजी के मुड़ने पर देवेंद्र तुरंत छुप गया और बिना आवाज किए उसी पेड़ के नीचे खड़ा रहा। जब कोई आहट नहीं सुनाई दी तो देवेंद्र ने थोड़ा आगे बढ़कर सामने देखा, पर अब सामने तेजी कहीं नजर नहीं आ रही थी। देवेंद्र हैरानी भरी नजरों से आसपास देखता रहा, पर अचानक ऊपर के पत्ते झड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। इस आवाज को सुनकर देवेंद्र ने जैसे ही ऊपर देखा तो तेजी ऊपर के पेड़ पर बैठी हुई नजर आई। तेजी देखने में बहुत भयानक लग रही थी। देवेंद्र डरते हुए उस पेड़ से दूर हो गया, मगर अगले ही पल पेड़ पर बैठी तेजी अचानक एक ऊंची छलांग मारते हुए सीधे देवेंद्र के ऊपर बैठ गई। देवेंद्र खौफ के मारे चीखा और चिल्लाया। इतने में प्रकाश भी वहां पहुंच गई। प्रकाश की आंखों के सामने तेजी उसके पति के ऊपर बैठी हुई थी। प्रकाश ने कहा, तेजी छोड़ो मेरे देवेंद्र को। इस पर तेजी ने भारी आवाज में कहा, तेजी नहीं हूँ मैं पिशाचनी हूँ और आज की रात मैं अपने खून की प्यास तेरे पति के खून से मिटाऊंगी और बदले में तू जो भी मांगेगी वो सब कुछ दिलाऊंगी। इतना कहते ही तेजी अपने लंबे नुकीले दांत देवेंद्र की गर्दन में गड़ा देती है और धीरे धीरे देवेंद्र के शरीर से सारा खून पी गई। तेजी को रोकने के लिए प्रकाश उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते देवेंद्र ने अपना दम तोड़ दिया। तेजी अभी भी देवेंद्र के सीने पर बैठकर किसी शैतान की तरह हंस रही थी। अपनी भीगी नम आंखों से प्रकाश अपने पति के शव को देख रही थी। अपने पति को खोकर प्रकाश अब सदमे में चली गई, लेकिन शायद इतना काफी नहीं था। तेजी ने भारी आवाज में प्रकाश से कहा, अब से तुम्हें हर रात मेरे लिए जिंदा जानवर नहीं बल्कि जिंदा इंसान ला कर दोगी। अब मेरी भूख प्यास किसी जानवर के मांस या खून से नहीं बल्कि इंसान के मांस और खून से बुझेगी। तेजी अब प्रकाश के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी, क्योंकि तेजी के अंदर बसे पिशाचनी को अब किसी जिंदा जानवर की भूख नहीं थी बल्कि उस पिशाचनी को इंसान का मांस और खून की तलब हो गई थी। और इस तलब को देखकर प्रकाश वहां से भाग गई। थोड़ी देर में प्रकाश दौड़ते हुए और चीखते चिल्लाते हुए घर वापस आ गई और दर्द भरी आवाज में चीखते हुए कहा, वो मेरे पति को खा गई, मार डाला उसने मेरे पति को। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने बदले की आड़ में अपने पति को खो दिया। ये मैंने क्या कर दिया। छाती पीट पीट कर प्रकाश ये सब कहे जा रही थी। वो इस वक्त अपने किए पर बुरी तरह से पछता रही थी। प्रकाश की दर्द भरी चीख सुनकर सभी घरवाले उठकर प्रकाश के पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ है ऐसा। लेकिन प्रकाश का जोर जोर से रोना बंद नहीं हो रहा था। सभी हैरान रह गए थे कि आखिर ये प्रकाश को क्या हुआ है। तभी जसवंत ने आसपास गौर करते हुए कहा, ये देवेंद्र कहाँ है। इतने में जस्सी भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और हैरान होते हुए पूछा, तेजी कमरे में नहीं है, वो कहाँ है। घर वालों की नजर अब उन दोनों को ढूंढ रही थी, लेकिन तेजी का जिक्र सुनकर प्रकाश डर के मारे सहम गई और कोने में बैठकर डर के मारे कांपने लगी। सभी ये देखकर हैरान हो रहे थे। सबके मन में अलग अलग सवाल चल रहे थे। सभी सवाल पूछ रहे थे, पर प्रकाश तो जैसे अपनी कांपती हुई आवाज में बस एक ही बात दोहरा रही थी, वो तेजी नहीं है, उसमें एक शैतान है, एक पिशाचनी, सबको मार कर खा जाएगी। प्रकाश की ये बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन शायद गुरप्रीत प्रकाश की इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ रही थी। इतने में गुरप्रीत ने प्रकाश को एक जोरदार थप्पड़ दिया। उस थप्पड़ से प्रकाश थोड़ी शांत हुई। प्रकाश को थोड़ा शांत देखकर गुरप्रीत ने पूछा, अब बता, क्या बताना चाह रही थी तू, और कहाँ गए तेजी और देवेंद्र, बता हमें। इस सवाल के बाद प्रकाश फिर से रो पड़ी। उसने रोते हुए बताना शुरू किया। प्रकाश ने अपनी सारी साजिशों के बारे में बता दिया। किसी तरह वो एक बाबा के पास गई थी और उस बाबा के दिए नींबू मिर्च को तेजी के बिस्तर के नीचे रख दिया था, और तब से ही ये सब चलता आ रहा है। सभी घरवाले ये जानकर बहुत दुखी हो गए और वो लोग गुस्से में भी थे, लेकिन जस्सी तो जैसे अंदर तक टूट चुका था। वो हर हाल में तेजी को वापस लाना चाहता था। गुरप्रीत ने एक बार फिर से प्रकाश को थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए। एक जायदाद के लिए इतनी नीचे गिर गई। अब तेरा खेल खत्म। अब तू हमें वहाँ ले जाएगी जहाँ तेजी और देवेंद्र का शव है, ले चल हमें। इस पर प्रकाश ने कहा, कोई फायदा नहीं, वो अब काबू से बाहर जा चुकी है। अगर उसने आप सभी को वहाँ देख लिया तो वो आप लोगों पर हमला कर देगी। इस पर जसवंत ने कहा, देख प्रकाश, हम तेरी वजह से देवेंद्र को खो चुके हैं और अब तेजी को नहीं खो सकते। वो इस घर की बहू है, तो ले चल हमें उसके पास। सबके बार बार बोलने पर प्रकाश मान गई, लेकिन जाने से पहले जसवंत और गुरप्रीत आपस में बात करने लगे। जसवंत ने कहा, प्रकाश की बात सुनकर लग रहा है जैसे सच में किसी शक्तिशाली पिशाचनी ने बहू के शरीर पर कब्जा कर रखा है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। क्यों ना हम उसे उस बाबा के पास ले जाएं, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। इस पर गुरप्रीत ने सहमति जताते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही बोलने वाली थी। आपस में बातचीत करके सभी घरवाले रस्सी लेकर उस जगह के लिए निकल गए।
थोड़ी देर में उस सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद सभी घर वालों को तेजी दिखाई दे रही थी, जो अभी भी देवेंद्र के शव पर बैठी हुई थी। उसके खुले बाल अजीब तरह से लहरा रहे थे और चेहरा खून से लाल हो गया था। ये देखकर सभी घर वाले बुरी तरह से घबरा गए। तेजी का ये हाल देखकर इस वक्त जस्सी के दिल पर क्या बीत रही थी, कोई भी बता नहीं सकता था। एक तरफ देवेंद्र की मौत का दुख और दूसरी तरफ घर की बहू का ये हाल। सभी घर वाले घबराए हुए थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर सभी एक एक करके तेजी की तरफ बढ़ने लगे। जस्सी जैसे ही तेजी की तरफ बढ़ने लगा, तभी तेजी जस्सी को देखकर भारी आवाज में घुर्राने लगी। इससे पहले तेजी जस्सी पर हमला कर पाती, तभी प्रकाश, जसवंत और गुरप्रीत तीनों मिलकर रस्सी से तेजी को बांधने लगे। तेजी रस्सी में बंधी किसी जानवर की तरह घुर्रा रही थी। बड़ी जोर लगाने के बाद तेजी धीरे धीरे काबू में आने लगी। इस वक्त ना तो किसी टैक्सी के मिलने की संभावना थी और ना ही कोई ऑटो मिलने की संभावना। सभी चारों तेजी को रस्सी में बांधते हुए उसे बाबा के पास ले जाने लगे, लेकिन बाबा के पास ले जाते ही सबकी सांसें फूल गई थी, क्योंकि बिना ऑटो या टैक्सी के तेजी को घसीटते हुए ले जाना कोई आसान काम नहीं था। पर जब किसी संकट में परिवार एकजुट हो जाए तो किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही इस परिवार ने भी किया। वो बाबा तेजी को एक नजर में ही जान गया कि तेजी के शरीर में कौन सी बुरी शक्ति कब्जा कर बैठी है। तभी बाबा ने घर वालों से कहा, आप लोग चिंता न करें, आराम से बैठ जाइए और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। तेजी अभी भी रस्सी से बंधी हुई थी। कई घंटे तक झाड़ फूक चलती रही और 2-3 घंटे बाद तेजी उस पिशाचनी से आजाद हो गई। बाबा ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे घर ले जाओ, पर ध्यान रखना दोबारा ऐसा ना हो। देखते ही देखते तेजी एकदम ठीक हो जाती है, पहले की तरह सामान्य हो जाती है। प्रकाश को इस घिनौने अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता है। देवेंद्र का अंतिम संस्कार किया जाता है और तेजी जस्सी के साथ विदेश चली जाती है। तो साथियों, देखा आपने, केवल एक जलन की भावना के कारण एक हंसता खेलता परिवार कैसे बर्बाद हो गया और एक इंसान की जिंदगी उजड़ गई। जिस औरत ने अपने ही परिवार में जायदाद हड़पने की सोची, आखिरकार उसका खामियाजा उसको यहाँ भुगतना पड़ा कि उसके खुद के पति की मौत हो गई और तब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आई। अगर समय रहते ही वो इन सब चीजों को समझ जाती तो शायद इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। और हम तो आपको ये सलाह देते रहते हैं कि भाई कभी इन तंत्र मंत्र और किया कराई जैसी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, ये चीजें होती हैं, बट उनको यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। और आपने मुझसे पहली बार ये स्टोरी सुनी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आपको मेरी आवाज कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आप मुझसे ऐसी स्टोरी सुनना चाहेंगे? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, तो मैं आपके लिए ऐसी और स्टोरीज कंटिन्यू रखूंगा।